आज हम आपको पढ़ाते हैं वितान। वितान, ठीक। वितान में पढ़ाते हैं सिल्वर वेडिंग। सिल्वर वेडिंग सिल्वर वेडिंग लिखा है इसको मनोहर श्याम जोशी ने। मनोहर श्याम जोशी, मनोहर श्याम जोशी ने। सिल्वर वेडिंग, सिल्वर वेडिंग का मतलब होता है शादी की रजत जयंती। ठीक है, सिल्वर वेडिंग, सिल्वर वेडिंग मतलब होता है शादी की रजत जयंती। सिल्वर मीन्स क्या होता है? रजत। सिल्वर मीन्स क्या? सिल्वर मीन्स चांदी होता है। तो चांदी कैसी होती है? सफ़ेद होती है ना। तो सिल्वर वेडिंग कहते हैं रजत चांदनी में, मतलब सफ़ेद चांदनी में कहते हैं ना। रात का समय था, रात का समय था और रजत चांदनी चारों ओर सुंदर सुनहरी चांदनी बिखरी हुई थी। तो सिल्वर मीन्स होता है रजत। सिल्वर वेडिंग, रजत जयंती, शादी की रजत जयंती मतलब होता है शादी के जब 25 साल बीत जाते हैं तो उसे कहते हैं रजत जयंती। और जब 50 साल पूरे हो जाते हैं तो कहते हैं स्वर्ण जयंती। क्या कहते हैं? स्वर्ण जयंती। रजत जयंती और 50 साल के बाद हो जाता है स्वर्ण जयंती। ठीक, स्वर्ण जयंती। तो ये मनोहर श्याम जोशी ने लिखा है वितान। वितान का लेसन नंबर आ गया 1। ठीक है, देखिए सिल्वर वेडिंग। जब सेक्शन ऑफिसर वाईडी यशोधर पंत ने आखिरी फाइल का लाल फीता बांध करके निगाह मेज से उठाई तो दफ्तर की पुरानी दीवार घड़ी 5:25 बजा रही थी। समझाया? लाल फीता बांध करके जब उन्होंने अपने ऑफिस का मतलब ऑफिस बंद करने के लिए अपना सारा सामान समेटा तो उन्होंने दफ्तर की जब पुरानी घड़ी ऊपर आंखें उठा करके देखा तो 5:25 हो चुके थे। उनकी अपनी कलाई में 5:30 बज रहे थे। पंत जी अपनी घड़ी रोजाना सुबह शाम रेडियो समाचारों से मिलाते हैं, इसलिए उन्होंने दफ्तर की घड़ी को ही सुस्त ठहराया। फाइल आउट ट्रे में डाल करके उन्होंने एक निगाह अपने माथातों पर डाली जो मतलब कार्य कर रहे थे उनके साथ में, जो उनके ही कारण 5 बजे के बाद भी दफ्तर में बैठने को मजबूर होते हैं, क्योंकि वो बॉस बैठा है तो लोगों को बैठना ही पड़ेगा। तो चलते चलते जूनियरों से कोई मनोरंजक बात कर दिन भर के शुष्क व्यवहार का निराकरण कर जाने की किशनदा पांडे से मिली हुई परंपरा का पालन करते हुए उन्होंने कहा, आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई। समझा? जैसे आप लोग सुस्त हैं वैसे उनकी घड़ी भी सुस्त हो गई। सीधे असिस्टेंट ग्रेड में आए हुए नए छोकरे, सीधे असिस्टेंट ग्रेड में आए हुए नए छोकरे सीधे असिस्टेंट ग्रेड में आए हुए नए छोकरे चड्डा ने, जिसकी चौड़ी मोहरी वाली पतलून और ऊंची एड़ी वाले जूते पंत जी को समहाउ इम्प्रायर मालूम होते थे। समहाउ इम्प्रायर तो थोड़ी बदतमीजी सीखी, उन्होंने थोड़ी उससे बदतमीजी सीखी। एज यूजुअल, एज यूजुअल मतलब जैसा, एज यूजुअल मतलब जैसा आप लोग चाहते हो वैसे ही। तो बोला, बड़े बाबू आपकी अपनी चूनेदानी का क्या हाल चाल है? चूनेदानी मतलब वो बड़ी जो पुरानी वक्त सही देती है। पंत जी ने
चड्डा की धृष्टता को अनदेखा कर दिया और कहा, मिनट टू मिनट करंट चलती है। समझाया ना, मिनट टू मिनट बिल्कुल करंट चलती है। चड्डा ने कुछ और भ्रष्ट होकर के पंत जी की कलाई थाम दी। चड्डा जो था कुछ मतलब भ्रष्ट होकर के, मतलब थोड़ा बदतमीजी टाइप से, उसने क्या किया, पंत जी की कलाई को पकड़ लिया। इस तरह की धृष्टता का प्रकट विरोध करना यशोधर बाबू ने छोड़ दिया। मन ही मन वह उस जमाने की याद जरूर करते हैं जब दफ्तर में वह किशन दा को भाई नहीं साहब कहते थे और समझते थे। घड़ी की ओर देखकर वह बोला, बाबा आदम के ज़माने की है बड़े बाबू, ये तो डिजिटल, अब तो डिजिटल ले लो, ये जापानी ले लो, सस्ती मिल जाती है, आजकल सस्ती मिल जाती है। ये बाबा आदम के ज़माने की है। ये घड़ी मुझे शादी में मिली थी। कहता है कि ये घड़ी मुझे शादी में मिली थी। हम पुरानी चाल की, हमारी घड़ी पुरानी चाल की यही बहुत है कि अब तक राइट टाइम चल रही है। क्यों, कैसी रही? मतलब घड़ी भी पुरानी और हम भी पुराने। इतना शुक्र करो कि राइट टाइम चल रही है। बताओ कहो कैसी रही? इस तरह का नहले पर दहला मीन्स क्या होता है? जैसे को तैसा। तो इस तरह का नहले पर दहला जवाब देते हुए एक हाथ आगे बढ़ा देने की परंपरा थी। रैमजे स्कूल अल्मोड़ा में, जहाँ से कभी यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, इस तरह के आगे बढ़े हुए हाथ पर सुनने वाला बतौर दाद अपना हाथ मारा करता था और वक्ता श्रोता दोनों हाथ उठा करके हाथ मिलाया करते थे, सुनने वाला और बोलने वाला। ऐसी ही परंपरा किशन दा के क्वार्टर में भी थी, जहाँ दोनों उठकर, जहाँ रोजी रोटी की तलाश में आई यशोधर पंत नामक एक मैट्रिक पास बालक को शरण मिली थी। कभी शरण मिली थी। किसने शरण दी थी? किशन दा ने। किशन दा कुंवारे थे और पहाड़ से आए हुए कितने ही लड़के ठीक ठिकाना होने से पहले उनके यहाँ रह जाया करते। मैस जैसी थी, मिलकर आओ, मिलकर लाओ, पकाओ, खाओ। यशोधर बाबू जिस समय दिल्ली आए, उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी। कोशिश करने पर भी बॉय सर्विस में वह नहीं लगाई जा सकी। मतलब वो बहुत छोटी सी उम्र थी उनकी। तो होता है ना, बॉय सर्विस क्या होती है? मतलब इधर से उधर जो सामान ले जाते हैं, बैंकों में जो भी काम करते हैं, तो इधर से उधर सामान ले जाने को हम बॉय सर्विस कहते हैं। तो सरकारी नौकरी के लिए उनकी उम्र कम थी। कोशिश करने पर भी बॉय सर्विस में वह नहीं लगाई जा सकी। तब किशन दा ने उन्हें मैस का रसोइया बना करके रख लिया। यही नहीं, उन्होंने यशोधर को 50 रुपये उधार भी दे दिए, साथ में दिए, और वह अपने लिए कपड़े बनवा ले और पैसा भेज सके। बाद में इन्हीं किशन दा ने अपने ही नीचे नौकरी दिलवाई और दफ्तरी जीवन में उनका मार्गदर्शन किया। मार्गदर्शन करना मीन्स होता है दिशा निर्देश करना। मतलब जब वो आए थे तब वो बहुत छोटे थे कि बॉय सर्विस की भी नौकरी नहीं मिल रही थी, लेकिन किशन दा ने क्या किया, उसको रसोई में मैस उस पर रख लिया और फिर बाद में क्या किया, उन्होंने अपने ही नीचे उसे नौकरी भी दे दी और 25 रुपये भी साथ में दिए कि तुम खाना कपड़े सिलवा लो और घर में भी पैसे भेज दो। और दफ्तरी जीवन में उसका मार्गदर्शन भी किया गया। दफ्तरी जीवन में मतलब दफ्तर के जीवन में उसका दिशा निर्देश भी किया। चड्डा ने जोर से कहा, बड़े बाबू
आप किन ख्यालों में खो गए। मेनन पूछ रहा है कि आपकी शादी हुई कब थी, ये तो बताओ। यशोधर बाबू ने सर पका करके अपना बढ़ा हुआ हाथ वापस खींचा और मेनन से मुखातिब होकर बोले, मतलब मेनन की तरफ देख कर बोले, नाउ लेट मी सी, आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1946। समझ आया। वो कहता है मैं मैरिड हूँ 6 फरवरी 1947। समझ आया। 6 फरवरी 1947 ईस्वी को मेरी शादी 47 में। मेनन ने फौरन हिसाब लगाया और चेक कर बोला, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है। तो कहता है आज तो आपकी सिल्वर वेडिंग है, आपकी शादी को आज पूरे 25 साल हो गए। शादी को पूरे 25 साल हो गया। यशोधर जी खुश होते हुए झेपे और झेपते हुए खुश हुए। यह अदा उन्होंने किशनदास से सीखी थी। मतलब खुश भी हो रहे थे और शर्मा भी रहे थे, और शर्मा भी रहे थे और खुश भी हो रहे थे, है ना। चड्डा ने घंटी बजा करके चपरासी को बुलाया। चड्डा ने घंटी बजाई और चपरासी को बुलाया और कहा, सुन भाई भगवान दास, बड़े बाबू से बड़ा नोट ले, बड़े बाबू से बड़ा नोट ले ले और सारे सेक्शन के लिए चाय और पानी का इंतजाम कर, फटाफट चाय और पानी का इंतजाम कर दे, मतलब कि छोटी मोटी सी पार्टी हो जाए। तो यशोधर जी बोले, अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे लोगों के चोचले हैं, अंग्रेजों के चोचले हैं वेडिंग, है ना, हमारे यहाँ थोड़ी मनाते हैं। चड्डा बोला, मिक्सचर मत मिलाइए गुरुदे, चाय मट्ठी लड्डू बस इतना ही तो सौदा है, इसमें कौन बड़ी माया निकल जानी है आपकी। माया मतलब आपकी कौन सी इतने बड़े पैसे निकल जाने, थोड़ी सी चाय मट्ठी लड्डू जो खिलाओगे तो इसमें इतने सारे कितने पैसे तुम्हारे निकल जाएंगे भाई। तो यशोधर बाबू ने जेब से बटुआ और बटुए में से 10 का नोट निकाला और कहा, आप लोग चाय पीजिए। दैट तो आई डू नॉट माइंड, दैट तो आई डू नॉट माइंड, लेकिन हमारे लोगों में कस्टम नहीं है। कहते हैं ये लीजिए पैसे 10 रुपये और कोई माइंड मत करिएगा, आप मतलब खाइए पीजिए, लेकिन हम लोगों में ये कस्टम नहीं है। मतलब कस्टम मतलब हमारे लोगों में ये रीति रिवाज जो नहीं माना जाता है, इस पर कस्टम नहीं है, उस पर इंसिस्ट करना। इंसिस्ट करना मतलब होता है किसी को आग्रह करना, आग्रह करना, और आग्रह इंसिस्ट करना, दैट में समहाउ इम्प्रेशन फाउंड करता। समझाया। चड्डा ने 10 का नोट चपरासी को दे दिया। चड्डा ने 10 का नोट चपरासी को दिया और पुनः बड़े बाबू के आगे हाथ फैला दिया कि एक नोट से सेक्शन का क्या बनता है। रुपये 30 हो तो चुग्गे भर का जुगाड़ हो सके। चुग्गे भर का जुगाड़ मतलब होता है चुग्गे भरना, मतलब होता है पेट भरने के लायक, पेट भरने के लायक थोड़ा सा खाना, पेट भरने के लायक थोड़ा सा खाना। सारा सेक्शन जानता है कि यशोधर बाबू अपने बटुए में से 150 रुपये हमेशा रखते हैं, 100-150 रुपये वो हमेशा ही रखते हैं, लेकिन भले ही उनका दैनिक खर्च कुछ भी नहीं, और तो बस टिकट का खर्च भी नहीं लगता है। गोल मार्केट से सिक्रेट तक मतलब होता है सचिवालय तक, सचिवालय होता है। तो गोल मार्केट से सचिवालय तक पहले साइकिल से आते जाते थे, इधर पैदल आने जाने लगे हैं, क्योंकि उनके जो बच्चे हैं ना, क्योंकि उनके बच्चे आज युवा हो गए हैं और उन्हें अपने पिता का साइकिल चलाना जो है बहुत ही नागवार हो जाता है। उन्हें पिता का साइकिल चलाना अच्छा नहीं लगता है। बच्चों के अनुसार साइकिल तो चपरासी चलाते हैं, बच्चे चाहते हैं कि पिताजी एक स्कूटर ले लें, लेकिन पिताजी को स्कूटर नहायत बेहुदा सवारी लगती है और कार एफोर्ड नहीं की जा सकती। एफोर्ड करना मतलब होता है सहन करना, और कार हमसे सहन नहीं हो सकती है। तब उसकी बात सोचना ही क्यों,
मतलब कार की बात सोचना ही क्यों, है ना। और साइकिल चलाते हैं तो बच्चों को समझ में नहीं आता है, वो सोचते हैं ये कार पापा को अच्छी नहीं लगती है, या तो वो स्कूटर चला लें और स्कूटर उनको सवारी अच्छी नहीं लगती है और कार चला नहीं सकते। तो चड्डा के जोड़ देने पर बड़े बाबू ने 10-10 के नोट 2 और दे दिए, लेकिन सारे सेक्शन की इसरार करने पर भी, इसरार मतलब होता है आग्रह करने पर भी, इसरार करना मीन्स होता है आग्रह करना, तो सारे सेक्शन के इसरार करने पर भी वह अपनी सिल्वर वेडिंग की इस दावत के लिए नहीं रुके। मतलब पैसे तो उन्होंने 30 रुपये दे दिए कि आप ना चाय नाश्ता मट्ठी लड्डू जो मंगाएंगे खा लीजिएगा, तो कहते हैं हमारे कस्टम में ये चीज़ नहीं है, हम रुकेंगे नहीं, आप मंगाइए और खा लीजिए। तो रुके नहीं, उनके साथ बैठकर चाय पानी और गप में वक्त बर्बाद करना उनकी परंपरा के विरुद्ध है। गपाष्टक मतलब होता है इधर उधर की बेवजह की जो बातें करते रहते हैं लोग, इधर उधर की जो बातें करते रहते हैं, कभी इधर की बातें करी, मतलब हंसी मजाक की उल्टी सीधी बातें की, तो ये उनकी परंपरा के बिल्कुल विरुद्ध है। बेसिक पैर की बातें करना। इधर यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज बिड़ला मंदिर जाने और उसके उद्यान में बैठकर कोई प्रवचन सुनने अथवा स्वयं ही प्रभु का ध्यान लगाने की नई रीति अपना ली। ठीक है ना। यशोधर बाबू क्या करते थे, दफ्तर से जब लौटे तो या बिड़ला मंदिर चले गए या किसी बगीचे में जाकर के बैठ गए, कोई प्रवचन सुनना या स्वयं ही प्रभु का ध्यान लगाना, ये उनकी नई रीति, उन्होंने नई परंपरा बना ली। ये बात उनके पति और पत्नी और बच्चों को बहुत अखरती। बब्बा आप कोई बूढ़े थोड़ी ना हैं जो रोज रोज मंदिर जाएं, इतने ज़्यादा व्रत करें, ऐसा कहते हैं वे। यशोधर बाबू इस आलोचना को अनसुना कर देते हैं। सिद्धांत के धनी की किशनदा के अनुसार यही निशानी है। सिद्धांत के धनी मतलब होता है अपनी विचारधाराओं पर दृढ़, मतलब अपनी विचारधाराओं के पक्के, दृढ़ संकल्पी जिसे कहते हैं, जो सोच लेते हैं उसको करते हैं, है ना। तो सिद्धांत के धनी वे अपनी विचारधाराओं पर दृढ़ या दृढ़ संकल्पी जो वे होते हैं, उनकी यही निशानी है। बिड़ला मंदिर से उठकर यशोधर बाबू कहाँ जाते हैं, फिर पहाड़गंज जाते हैं और घर के लिए साग सब्जी खरीद लाते हैं। किसी से मिलना मिलाना हो तो वह भी उसी समय कर लेते हैं। तो भले ही दफ्तर 5 बजे छूटता हो, लेकिन वो 8 बजे से पहले घर नहीं पहुंचते हैं। 5 बजे घर छूटे, पहले बिड़ला मंदिर चले गए, वहाँ पर प्रवचन सुने या खुद ही करा या ध्यान में बैठ गए, और जिससे मिलना मिलाना हो सारे काम निपटा निकल के वो रात को 8 बजे ही घर पहुँचेंगे। ठीक है ना। आज बिड़ला मंदिर जाते हुए यशोधर बाबू की निगाह खाते पर पड़ी। इसमें कभी किशनदा का 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता और जिस पर इन दिनों एक 6 मंजिली इमारत बनाई जा रही है। इधर से गुजरते हुए कभी के DIZ एरिया की बदलती शक्ल देख करके यशोधर बाबू को बहुत बुरा सा लगता था। ये लोग सारा गोल मार्केट क्षेत्र तोड़कर यहाँ तक एक मंजिला क्वार्टर को की जगह इमारत बना रहे हैं। यशोधर बाबू को पता नहीं कि वे लोग क्या कर रहे हैं, मतलब यशोधर बाबू को ये पता नहीं कि लोग ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। उन्हें ये जरूर पता है कि उनकी यादों के गोल मार्केट के ढह जाने का गम मनाने के लिए उनका इस क्षेत्र में डटे रहना निहायत जरूरी है। गम मनाने के लिए निहायत जरूरी है। पुरानी मंजिलें, एक मंजिली इमारत थी, उसको तोड़ करके इतनी मंजिली इमारत बना दी। उन्हें एंड्रयूजगंज, लक्ष्मीबाई नगर, भंडारा रोड आदि नई बस्तियों में पद की गर्मा के अनुरूप D2 टाइप क्वार्टर मिलने की अच्छी खबर कई बार आई, मगर हर बार उन्होंने गोल मार्केट छोड़ने से इनकार कर दिया। जब उनका क्वार्टर टूटने का नंबर आया, तब भी उन्होंने इस क्षेत्र की इन बस्तियों में बचे हुए क्वार्टरों में अपना नाम इलाट करा दिया। मतलब वो उस जगह को छोड़ना ही नहीं चाहते थे।
उनका कई बार उनका नंबर आया लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं, तो उन्होंने क्या किया, जब उस वहाँ का नंबर आया तो उसने अपना नाम एक क्वार्टर अपने नाम पे अलॉट करा लिया, अपने नाम करा लिया। मतलब पत्नी के ये पूछने पर कि जब ये भी टूट जाएगा तब क्या करोगी, उन्होंने कहा तब की तब देखी जाएगी। कहा उसी तरह मुस्कराए जिस तरह किशनदा यही फिक्रा कह करके मुस्कराए कहते थे। मतलब फिक्रा मतलब होता है एक वाक्यांश, तब की तब देखी जाएगी, जब जब आएगा तब की तब देखी जाएगी कह करके वो मुस्कराए। फिक्रा करना मीन्स होता है वाक्यांश बोलना, है ना। सच तो ये है कि पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी और बच्चों से हर छोटी छोटी बातों में मतभेद होने लगा। मतलब मतभेद हो जाना मतलब उनके विचारों में फर्क आने लगा है, और इसी वजह से वह घर जल्दी लौटना पसंद नहीं करती। जब तक बच्चे छोटे थे तब तक उनकी पढ़ाई लिखाई में वो मदद भी करते थे। अब बड़ा लड़का एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी पा गया है। बड़ा लड़का जो था एक विज्ञापन संस्था में नौकरी पा गया है। यद्यपि यशोधर बाबू को अपने साधारण पुत्र को असाधारण वेतन देने वाली ये नौकरी उस समझ में नहीं आती है। वो सोचते हैं ये विज्ञापन देने वाली ये नौकरी जो है तब इतने सारे पैसे कैसे दे देती है, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है। वो सोचते हैं कि एक मेरा साधारण सा मेरा बेटा है और असाधारण वेतन मतलब असाधारण वेतन देना, मतलब इतना सारा वेतन दे देते हैं, ये उनको समझ में नहीं आ रहा है ना। क्योंकि वो पुराने ज़माने के थे ना, पुराने ज़माने की बातों में विश्वास करते थे। इसलिए आजकल के वातावरण के अनुकूल ढलना, आजकल की नई पीढ़ी में उनको समावेश करना अपने आप को उनके लिए बहुत ही कठिन बात थी। मैं कहते हैं 1500 रुपया तो हमें अब रिटायरमेंट के पास पहुंच करके मिला है, 1500 रुपया। तो शुरू में ही 1500 रुपया देने वाली इस नौकरी में जरूर कुछ पेंच होगा, मतलब कुछ ना कुछ गलत जरूर होगा। यशोधर जी का दूसरा बेटा दूसरी बार IAS के देने की तैयारी कर रहा है। यशोधर बाबू के लिए ये समझ सकना असंभव है कि जब ये पिछले साल की एलाइड सर्विसेज की सूची में माना काफ़ी नीचे आ गया था, तब इसने ज्वाइन करने से इनकार क्यों इनकार कर दिया। उनका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया। स्कॉलरशिप क्या होता है, मतलब छात्रवृत्ति जो बच्चों को दी जाती है, सरकार की तरफ से दी जाती है। अमेरिका चला गया है और उनकी एकमात्र बेटी न केवल तमाम प्रस्तावित वर अस्वीकार करती चली आ रही है, मतलब उसके लिए कई रिश्ते आ रहे हैं लेकिन वो हर एक को ठुकराती चली जा रही है, बल्कि डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए स्वयं भी अमेरिका चले जाने की धमकी दे रही है। कहती मैं भी अमेरिका चली जाऊंगी। यशोधर बाबू जहाँ बच्चों को की इस तरीके से खुश भी होते हैं, वहाँ यह भी अनुभव करते हैं कि वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा कर दे, है ना। अपने बच्चों के द्वारा गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा उन्हें जचती नहीं। एनीवे जनरेशनों में गैप तो होता ही है। एनीवे मतलब कुछ भी हो, जनरेशन गैप तो होता ही है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गैप तो होता ही है। सुना, ऐसा कहकर स्वयं को दिलासा देते हैं पिता। तो वो सोचते हैं, किशनदास सोचते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जनरेशन गैप तो होता ही है, लेकिन ऐसा सोच करके वे स्वयं को दिलासा दे देते हैं कि मतलब हमारे बच्चे जो हैं आज गरीब बच्चों को मतलब जो गरीब रिश्तेदार हैं उनकी उपेक्षा किया करते हैं। यद्यपि यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कारों से किसी भी तरह आधुनिक नहीं है, तथापि बच्चों की तरफदारी करने की मातृ सुलभ मजबूरी ने उन्हें भी माड़ बना डाला है। माड़ मीन्स होता है आधुनिक बना डाला है। क्या माँ की सुने, बच्चों की सुने या पति की सुने, तो वो आधुनिक तो नहीं है, लेकिन बच्चों की जो मजबूरियाँ हैं उनके आगे उसमें मतलब बच्चों की तरफदारी करने की जो मजबूरी है उनके आगे उन्हें भी मॉड बना डाला है। मॉड मीन्स होता है आधुनिक बना डाला है।
कुछ ये भी है कि जिस समय उनकी शादी हुई थी, यशोधर बाबू के साथ गांव से आए ताऊ जी और उनके 2 विवाहित बेटे भी रहा करते थे। इस संयुक्त परिवार में पीछे बहुओं में गजब के तनाव थे। अत्यधिक तनाव थे, टेंशन थी। लेकिन ताऊ जी के डर से कोई कुछ कह नहीं पाता था। यशोधर बाबू की पत्नी को शिकायत है कि संयुक्त परिवार वाले उस दौर में पति ने हमारा पक्ष जो है कभी भी नहीं लिया। हमारा पक्ष जो था, उसने हमारा पक्ष तो कभी भी नहीं लिया, है ना, कभी भी नहीं लिया, बस जिठानियों की चलने दी। उनका भी ये भी कहना है कि मुझे आचार व्यवहार की ऐसे बंधनों में बांधा गया मानो मैं कोई जवान औरत नहीं थी, मैं कोई बुढ़िया भी थी। जितने भी नियम कायदे कानून थे, क्या किए, सब बुढ़िया ताई के लिए थे। जितने भी नियम इनकी बुढ़िया ताई के लिए थे, मतलब उतने ही नियम मेरे लिए लागू करवा दिए गए। घरवाली बच्चों से, बच्चे उससे सहानुभूति व्यक्त करते हैं। फिर वह यशोधर जी से उन्मुख होकर कहती है, तुम्हारो ये बाबा आदम के ज़माने की बातें मेरे बच्चे नहीं मानते, तो इसमें उनका कोई दोष नहीं। मैं भी इन बातों को उसी हद तक मानूंगी जिस हद तक सुविधा हो। मतलब जिस हद तक मैं मान सकती हूँ, मैं उसी हद तक ही मानूंगी। अब मेरे कहने से सब ढोंग ढकोसला हो ही नहीं सकता। अब मेरे कहने से सब ढोंग ढकोसला नहीं। ढोंग ढकोसला मतलब होता है बाहरी आडंबर, मतलब आडंबरपूर्ण जो हम लोग आचरण करते हैं, दिखावे का जो आचरण होता है, उसे कहते हैं ढोंग ढकोसला। धर्म, कर्म, कुल, परंपरा सबको ढोंग ढकोसला कह करके घरवाली आधुनिकाओं सा आचरण करती है। तो यशोधर बाबू शाइनर बुढ़िया, चटाई का लहंगा या बूढ़ी मुँह से लोग करे तमाशे कहकर उसके विद्रोह को मजाक में उड़ा देना चाहते हैं। मतलब उसको काउंटिंग करते हैं, ऐसे कुछ ना कुछ उसको मतलब बोलते रहते हैं, है ना। तो अनदेखा कर देना चाहते हैं, लेकिन वह स्वीकार करने को बाध्य भी हो जाते हैं कि तमाशा किसका बन रहा है। तमाशा तो उनका ही बन रहा है, बाकी तो सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो तमाशा किनका बन रहा है? तमाशा तो यशोधर बाबू का ही बन रहा है ना। तो जिस जगह किशनदा का क्वार्टर था, उसके सामने खड़े होकर एक गहरा निश्वास छोड़ते हुए यशोधर जी ने अपने से पूछा, मतलब खड़े हो जाते हैं और अपने आप से क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, क्या यह बेटर नहीं रहता कि किशनदा की तरह घर गृहस्थी का बवाल ही न पाना होता और लाइफ कम्युनिटी के लिए डेडिकेट कर दी होती, तो कम्युनिटी के लिए समर्पित हो गया होता। कहते हैं कि मैं मतलब ना तो मतलब सोचता है कि किशनदा की तरह मैं भी ना, मेरी शादी हुई होती है ना, और ना मैं बेटर रहता और ना कोई घर गृहस्थी का कोई मेरे लिए कोई बवाल होता, और कम्युनिटी के लिए मैं अपने आप को समर्पित कर देता, सोचता है। फिर उनका ध्यान उस हो गया कि बालजती किशनदा का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा। सोचते हैं कि जो कुछ भी किया उसने, लेकिन उसका बुढ़ापा भी सुखी नहीं रहा। उसके तमाम साथियों ने और खास ग्रीन पार्क, कैलाश कहीं ना कहीं जमीन ली, मकान बनवा लिए, लेकिन उसने कभी इसको ध्यान नहीं दिया। रिटायर होने के 6 महीने बाद जब उस क्वार्टर को खाली करना पड़ा, तब हद हो गई। उसके द्वारा उपकृत इतने सारे लोगों में से एक ने भी उसे अपने यहाँ रहने की पेशकश नहीं की। स्वयं यशोधर बाबू भी उसके सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रख पाए। ठीक है ना। उपकृत हूँ इतने सारे लोगों, उपकृत मतलब उपकृत मीन्स होता है जितने लोगों पर उसने उपकार किया था, वो लोग भी उसको ये पेशकश नहीं कर पाए कि तुम आकर के हमारे यहाँ आकर के रह लो। और यहाँ तक कि यशोधर बाबू भी प्रस्ताव नहीं रख पाए।
क्योंकि उस समय तक उनकी शादी हो चुकी थी और उनके 2 कमरे के क्वार्टर में 3 परिवार रहा करते थे। किशनदा कुछ साल राजेंद्र नगर में किराए का क्वार्टर लेकर रहा, फिर अपने गांव लौट गया, जहां साल भर बाद उनकी मृत्यु हुई। ज़्यादा पेंशन खा नहीं सका बेचारा। विचित्र बात यह है कि उसे कोई भी बीमारी नहीं हुई, बस रिटायर होने के बाद मुरझाता सूखता ही चला गया। उसके एक बिरादर से मृत्यु की कारण पूछा तो उसने यशोधर बाबू को यही जवाब दिया कि जो हुआ होगा, यानी पता नहीं क्या हुआ। अब इसके बाद में ये जो है सिल्वर वेडिंग, जो इसकी लास्ट कहानी आगे है, वो हम आपको कल पढ़ाएंगे और इसलिए हम आपको फिर इसके क्वेश्चंस भी बताएंगे। ठीक, ओके बाय, थैंक यू।